हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉपर चॉइस में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं राजेश कुमार आर्य आप सबके हिंदी सब्जेक्ट का मेंटर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। और जैसा हम लोगों ने बताया था कि हम लोग आज से हिंदी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और हिंदी में हम लोग व्याकरण और पाठ्यपुस्तक दोनों की तैयारी ढंग से करते चलेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। गोधुली भाग 2 का पहला चैप्टर है, गद्य खंड से है। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गद्य खंड का पहला चैप्टर। ठीक है, आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो बीच बीच में कमेंट करते रहिएगा, आप सबका जवाब मिलता जाएगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि आप सबका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो आइए, बहुत ही आसान शब्दों में आज का यह चैप्टर हम लोग जल्द से जल्द खत्म करते हैं। सबसे पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं वो लेखक हैं हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। और ये जो जाति प्रथा और श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है उनके ही एक भाषण का अंश है और उस भाषण का नाम है एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। एनाहिलेशन ऑफ कास्ट नामक जो भाषण है, तो वो किसी कारणवश वो भाषण दे नहीं पाए थे, तो उसको पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था और उसी का कुछ अंश इस 10वीं क्लास में हम लोग को पढ़ने हैं। तो जाति प्रथा क्या है, श्रम विभाजन क्या है, सबसे पहले ये बात मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि देखिए, जाति प्रथा ये है कि जाति के आधार पर समाज में विभाजन जो होता है, और ये सदियों से चला आ रहा है, बहुत पहले से ही चला आ रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जाति प्रथा। जैसे कि जाति के आधार पर हमारा समाज बंटा हुआ। और दूसरा बात, श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का मतलब कि कार्य कुशलता के आधार पर। जैसे कि मान लीजिए कोई नाई है, तो वो नाई है तो वो बाल काटेगा हमेशा, इस आधार पर। अगर कोई बनिया है तो वही दुकान खोलेगा, अगर कोई चमार है तो वो मोची का काम करेगा, अदरवाइज कोई काम नहीं कर सकता है। तो उसको लोग क्या किए हैं कि कार्य कुशलता के आधार पर विभाजित कर दिए हैं। तो वो हो गया श्रम विभाजन। और जाति के आधार पर जो हमारे समाज में विभाजन हुए हैं उसे कहते हैं जाति प्रथा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है और इसका समाज में क्या प्रभाव पड़ता है। जाहिर सी बात है कि कुछ गलत प्रभाव पड़ रहा है समाज में, इसी का विरोध करते नजर आए हैं इस चैप्टर में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो सबसे पहले हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। हालांकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हैं वो किसी नाम और शोहरत के मोहताज नहीं है, वो अपना परिचय के मोहताज नहीं है। लगभग आज के युग में हर स्टूडेंट्स उनका नाम जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वो कैसे व्यक्तित्व के आदमी थे, कैसा व्यक्तित्व था उनका। तो सबसे पहले जो परीक्षा में आने वाली उपयोगी बातें हैं, जैसे कि उनका जन्म और मृत्यु, उनकी जो रचनाएं हैं, बहुत सारे उन्होंने रचना किया है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सब बातों को, मुख्य बातों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जीवन परिचय के बारे में स्टार्ट करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। महू नामक गांव में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। मतलब कि मध्य प्रदेश के महू गांव में 14 अप्रैल 1891 को हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जन्म लिया था। अब देखते हैं, और उनका परिवार, उनका जो जन्म है वो एक दलित परिवार में हुआ था और इसी निम्न वर्ग के चलते उनके साथ बहुत ही भेदभाव किया जाता था। आप लोग जानते हैं कि बहुत ही भेदभाव किया जाता था, उनको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था। एक होता है ना समाज में, पहले के जो नियम थे कि जो निचली कास्ट के लोग हैं, निचली जाति के लोग हैं, वो बड़े के बराबर में नहीं बैठ सकते, बड़ों के सामने कुछ बोल नहीं सकते। और जहां पर अमीर बच्चे पढ़ते हैं जिस स्कूल में, वहां पर निचले वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग, बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से भेदभाव किया जाता था और उसके ही शिकार हुए थे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। लेकिन उन्होंने मेहनत किया और आज उनके मेहनत के बल पे हम लोग उन्हें एक संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं। आगे चलकर उन्होंने बहुत मेहनत किया और सबसे पढ़े लिखे विद्वानों में एक थे। बहुत ही महान व्यक्तित्व, विद्वान हुए
चाहे वो अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र में भी वो अर्थशास्त्री बन गए, हिंदी के भी और संस्कृत के भी विद्वान बन गए। तो मतलब हर क्षेत्र से जानकारियां उसने प्राप्त की। अब हम लोग देखते हैं आगे, मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से थे। अब यहाँ पे एक शब्द आपको थोड़ा डाउट में डालेगा, मानव मुक्ति के पुरोधा। मानव मुक्ति के पुरोधा का मतलब होता क्या है? मानव की मुक्ति के लिए, मानव की मुक्ति के लिए जो मसीहा बनते हैं उन्हीं को कहा जाता है मानव मुक्ति के पुरोधा। मतलब कि जैसे लोग हैं तो लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, तो उसका विरोध किसने किया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो ये जो है मानवों की मुक्ति के लिए लड़े, मुक्ति के लिए लड़े, भेदभाव को खत्म करने के लिए लड़े, जाति प्रथा को खत्म करने के लिए लड़े, सबका हक दिलाने के लिए लड़े। इसीलिए उन्हें मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है। ठीक है, तो मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने समय में पढ़े लिखे लोगों में से एक थे। मतलब कि वो एक विद्वान व्यक्तित्व के इंसान थे। अब आइए देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका गए और फिर वहां से इंग्लैंड चले गए। तो प्राथमिक शिक्षा जो है अपने देश में उन्होंने ग्रहण किया। इसके बाद बड़ौदा के नरेश के कहने पर वो न्यूयॉर्क चले गए और इसके बाद वहां से पढ़ाई करने के बाद इंग्लैंड चले गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। कौन कौन सा विषय पढ़ा? संस्कृत के क्षेत्र में भी पढ़ा, धार्मिक के क्षेत्र में भी पढ़ा और पौराणिक और पूरा वैदिक। पौराणिक और पूरा वैदिक का मतलब आपने जो वेद होते हैं ना, वेद पुराण जितने भी हैं सब उन्होंने पढ़ रखा था और सबकी जानकारी भली भांति थी उनको। मतलब कि कोई ये नहीं कर सकता कि आप वेद नहीं पढ़े हैं, पुराण नहीं पढ़े हैं, संस्कृत नहीं पढ़े हैं, हिंदी नहीं पढ़े हैं, अर्थशास्त्र नहीं पढ़े हैं। हर क्षेत्र से उनको जानकारी थी, इतना मेहनत किया था उन्होंने और आज उनको हम लोग संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं। अब आगे देखते हैं, सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं, सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारी स्थापनाएं भी की थी उन्होंने। इसके बाद विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्यात बनकर उभरे। देखिए कितने डिग्री हासिल की उन्होंने। मौलिक स्थापनाएं की, बहुत सारी स्थापनाएं की समाज में। इसके बाद विधिवेता के रूप में बनकर उभरे। इसके बाद अर्थशास्त्री भी बने। जो लोग कहते हैं कि अर्थशास्त्री बनना बहुत ही मुश्किल है, उस समय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अर्थशास्त्री बनकर दिखाया था। इसके बाद समाजशास्त्री भी बने। इसके बाद शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्यात विक्रेता बनकर उभरे। इसके बाद हम लोग देखते हैं, स्वदेश में कुछ बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों का मानवीय अधिकारों के लिए लड़े और उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, महात्मा बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। आप लोगों को बता दें कि समाज में स्त्रियों के लिए, छोटे वर्ग के लिए, मानवों के लिए अपना हक दिलाने के लिए, जाति प्रथा को खत्म करने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत विरोध किया उन्होंने और सबको हक दिलाया। और हक इस तरह से दिलाया कि आज वो बात संविधान में लिखा गया है। आज वो पूरी बात संविधान में हम लोगों को पढ़ने को मिलता है कि हाँ, किसी के साथ छुआछूत नहीं रहेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं रहेगा। संविधान में भी ये बात लिखा गया है और भीमराव अंबेडकर ने उस बात का विरोध भी किया था और लड़कर सफलता भी हासिल की थी। इसके बाद उनके जो मुख्य प्रेरक रहे, जहां से वो प्रेरित होते थे, उनके जो मुख्य स्रोत थे वो 3 व्यक्ति थे। कौन कौन? एक थे महात्मा बुद्ध, इसके बाद कबीर और ज्योतिबा फुले, तीनों उनके प्रेरक व्यक्ति थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध से भी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, कुछ सीखने को मिला था, इसलिए उनके प्रेरक व्यक्ति महात्मा बुद्ध भी थे। इसके बाद कबीर भी रहे हैं और ज्योतिबा फुले भी रहे हैं। ज्योतिबा फुले आप सबको बता दें कि एक बहुत ही महान शख्सियत का नाम है जो कि भारतीय राजनीति में जाने जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं भारत के निर्माण में उनकी महती भूमिका। महती का मतलब होता है महत्वपूर्ण भूमिका। एक निष्ठा, समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर
श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो कहने का मतलब होता है कि आज हम लोग जो भी काम करने जाते हैं तो उसमें अपना फायदा देखते हैं कि हमारा फायदा क्या। अगर हमारा फायदा नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत कम ही हम लोग ऐसा फैसला लेते हैं कि वो हम लोग करें। आजकल अपने काम से काम रखते हैं हम लोग, समाज के चक्कर में कोई नहीं है। लेकिन अपना लाभ न देखते हुए, अपना फायदा न देखते हुए, समाज के हित में, समाज को सुधारने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कदम उठाया था और समाज को अंततः सुधारा और उस भेदभाव को खत्म किया। तो भारत के निर्माण में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और सच्ची निष्ठा के साथ रहा है। इसके बाद और यही कारण है कि आज हम उन्हें भारत संविधान के निर्माता के रूप में, हालांकि आप लोग जानते होंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसे वही व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने के संविधान का निर्माण किया था, उसमें बहुत सारे सदस्य, लेकिन इनके ये जो कर्तव्य किए थे इसके कारण ही हम उन्हें क्या, वो पूरा भारत उन्हें संविधान निर्माता का दर्जा दे दिया गया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। हालांकि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, फिर भी संविधान निर्माता का दर्जा दे दिया गया किनको, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को, और इसी रूप में हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनको। आइए देखते हैं, दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया था। निधन और जन्म आप लोग याद रखिएगा, जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में और मृत्यु हुआ दिसंबर 1956 ईस्वी में। यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव मिलते हैं आप सबके। इसके बाद उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ये भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से मिलता है। और यहाँ पे वो अपनी उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, कहाँ से उन्होंने अपनी उच्चतर शिक्षा प्राप्त की, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। न्यूयॉर्क अमेरिका से, और इसके बाद फिर वहां से लंदन और इंग्लैंड चले गए। ठीक है, इसमें कोई खास नहीं है, बस यही जन्म और मृत्यु। इसके बाद इनका रचना पूछा जाता है। तो आइए हम लोग अब उनका रचना देख लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक की रचना की। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की अनेक रचनाएं, अनेक पुस्तकें लिखा था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। कौन कौन से, और ये जो चैप्टर है हम आप सबको बता दें कि ये एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का एक अंश है। एनाहिलेशन ऑफ कास्ट एक प्रकार का भाषण है जो कि किसी कारणवश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो भाषण बोल नहीं पाए थे, तो उसको एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया और उसका ही कुछ अंश है जो कि पहले चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। एनाहिलेशन ऑफ कास्ट याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि एनाहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है या किसके द्वारा रचना किया गया था, किसके द्वारा लिखा गया था, तो आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला है उनका द कास्ट इन इंडिया। द कास्ट इन इंडिया, ये उनकी पुस्तक। और इसके बाद देयर मैकेनिज्म उनका पुस्तक है। इसके बाद जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर सुद्राज, ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, हु आर दे, हु आर सुद्राज। इसके बाद बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। और इसके बाद आता है द राउज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, और अंत में एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका ये कुछ अंश पहले चैप्टर में हमको पढ़ने हैं। तो ये सब बहुत ही मुख्य उनकी कुछ पुस्तकें हैं। और एक आप सबको बता दें कि हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ये याद रखने योग्य बात है। और खास करके रचना, इसमें से अगर कोई भी रचना अगर आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो इन सब के लेखक कौन है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो इन सब बुकों को याद करना पड़ेगा आप सबको। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर बुक याद हो जाता है तो कम से कम 2 नंबर तो यहाँ से मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये जरूर ही पूछता है, हर एग्जाम में पूछा गया है उनकी रचना के बारे में। आइए अब हम लोग आगे अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि उस चैप्टर में क्या पढ़ना है हम लोगों को। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पाठ का सारांश, उस पाठ का सारांश हम लोग देख लेते हैं कि पाठ का सारांश क्या है। प्रस्तुत पाठ में लेखक महोदय ने जाति प्रथा के कारण
समाज में उत्पन्न रूढ़िवादिता एवं लोकतंत्र पर खतरा को बताया है। हालांकि हम लोग सब जानते हैं कि अगर समाज में पहले जैसा भेदभाव आज होता, पहले जैसी जाति प्रथा आज होती, तो लोकतंत्र खतरा में तो था ही, लोकतंत्र खतरा में था। लोकतंत्र नाम ही नहीं रह जाता, मिट जाता, क्योंकि जाति प्रथा वो जो पहले के राजा महाराजा वाला था ना, राजतंत्र, उस समय का बनाया हुआ था। और लोकतंत्र में तो ये खास करके नहीं होना चाहिए था। अगर होता तो लोकतंत्र खतरे में होता। जाहिर सी बात है, हम लोग इस बात को समझ सकते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आज के वैज्ञानिक युग में अगर कोई कहे कि मैं जातिवाद को मानता हूं, मैं धर्म को मानता हूं, मैं छुआछूत रखता हूं, तो ये सब देखने वाली बात है कि ये सब गलत बात है। क्योंकि वैज्ञानिक युग में भी अगर ये सब कर रहा है, कोई भेदभाव को मानता है, जाति प्रथा को मानता है, तो फिर ये गलत बात है और ये समाज में नहीं होना चाहिए। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। और लेकिन एक बात बता दें कि ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आज के युग में देखा जाए तो भेदभाव अपनी चरम सीमा पे है, जाति प्रथा अपनी चरम सीमा पे है। खास करके भोजपुरी गायकों ने, आप लोगों ने सुन रखा है, यादव जी, बबुआन जी, तो खास करके ये समाज को गंदा करने वाला चीज है जातिवाद। और इसके जो पोषकों की कमी नहीं है, पोषकों का मतलब ये है कि जातिवाद को बढ़ावा देने वालों की कोई कमी नहीं है। हालांकि जो मैंने आपको बात बताया, ये आपके पहले क्वेश्चन में आने वाला है कि जातिवाद को बढ़ावा देने वाले क्या क्या तर्क है। ये आपका पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो जातिवाद को बढ़ावा देने वालों की कमी नहीं है आज के युग में भी, और आज के इस वैज्ञानिक युग में भी कमी नहीं है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। उनका तर्क है, देख लेते हैं उनका तर्क क्या है कि आधुनिक समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जो आज का समाज है ना, वो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, ठीक है, और आवश्यक मानता है चूंकि जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का दूसरा रूप है। ठीक है, कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन आवश्यक है, लेकिन ये कहाँ का अधिकार है, ये कहाँ का नियम है कि अगर हम नाई हैं तो हम हमेशा बाल ही काटेंगे, हम पढ़ाई नहीं कर सकते, हम अकाउंटेंट नहीं बन सकते, हम टीचर नहीं बन सकते। ऐसा कहीं लिखा है संविधान में? बिल्कुल नहीं। हर किसी का अधिकार, मान लीजिए हम नाई ही हैं लेकिन हमें बाल काटना नहीं आता है, लेकिन विवशतावश अरुचि होने के कारण, मतलब उस काम में हमारा रुचि नहीं है, फिर भी उस पेशे को हमें चुनाव करना पड़ता था इसी श्रम विभाजन के चलते। तो अब बताइए कि ये गलत है कि सही है? श्रम विभाजन सरासर गलत था और इसी चीज का विरोध बाबा साहब ने किया था। परंतु जाति प्रथा के आधार पर, जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का विभाजन विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। अब मान लीजिए जाति प्रथा के आधार पर भेदभाव हो रहा है, उसको अलग अलग भागों में बांट दिया जा रहा है, या फिर कार्य कुशलता के आधार पर ही श्रम विभाजन कर दिया जा रहा है, तो इसमें ऊंच नीच वाली बात तो जाहिर सी बात है कि आएगी। ऊंच नीच वाली बात तो आएगी ही आएगी, क्योंकि श्रम विभाजन के आधार पर अगर कर रहे हैं तो अगर आप कहेंगे कि आप चमार हो, निचले कास्ट के हो, तो आप मोची वाला ही काम करोगे और आप कोई दूसरा दुकान नहीं कर सकते, आप कोई दूसरा काम ही नहीं कर सकते, तो फिर तो ये ऊंच नीच का बढ़ावा देने वाला बात हुआ ना। तो इसी का विरोध कर रहे थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो विश्व के किसी समाज में नहीं पाया जाता है। विश्व में किसी भी देश में चले जाओ तो ऐसी प्रथा नहीं है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन, ऐसी कोई भी विश्व में किसी भी देश में नहीं है। आगे हम लोग देख लेते हैं। अस्वाभाविक श्रम विभाजन के कारण मनुष्य स्वतंत्र रूप से अपनी पेशा का चुनाव नहीं कर सकता है। अस्वाभाविक है, ये सब चुना जाना अस्वाभाविक है, और इसके कारण ही जो मनुष्य है ना, अपने मनपसंद पेशे का चुनाव नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि हम में टैलेंट कुछ और है, लेकिन इस श्रम विभाजन के चलते हमें कुछ और पेशा चुनना पड़ता है, तो ये सरासर गलत बात है। माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, माता पिता के अनुसार। मान लीजिए माता पिता, अगर कोई धोबी है, माता पिता गधे पर सामान ढोते थे, तो उसका बेटा भी सामान ही ढोएगा, क्योंकि माता पिता ने यही किया है। तो ये तो गलत बात है ना, क्योंकि जो माता पिता किए हैं
अब उस आधार पे बच्चे का पेशा का चुनाव कराना ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध दिया जाता है। मनुष्य को जीवन भर एक पेशा में बांध दिया जाता है कि आप धोबी हो, कपड़ा धोओगे, जिंदगी भर कपड़ा ही धोना है, अब आगे कुछ काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, हलवाई हो, आपको बस हलवाई वाला ही काम करना है, दूसरा कोई काम नहीं करना है। ये जिंदगी भर के लिए हो जाता था। हालांकि आजकल समाज में बहुत सुधार हो चुका है, अब पहले जैसा नहीं था, लेकिन ये जब था ना उस समय अपनी चरम सीमा पे था और ये एक अहम मुद्दा बन गया था उस समय का। भले ही पेशा अनुपयुक्त और अपर्याप्त होने के कारण वह भूख से मर जाए, वह भूख से मर जाए। मान लीजिए कि कोई भी पेशा है वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है या फिर पर्याप्त भी नहीं है। मान लीजिए उसमें हमारा आमदनी नहीं हो पा रहा है, कमा नहीं पा रहे हैं उतने में, फिर या उसमें टैलेंट नहीं है, तो फिर हम क्यों उस काम को करें, तब तो हम भूखे मर जाएंगे ना। तो ये भूखमरी का कारण बनता था अपने समाज में। पैतृक पेशा में, पैतृक मतलब होता है खानदानी, खानदानी जो पेशा होता है उसी को बोला जाता है पैतृक पेशा। पैतृक पेशा में वो पारंगत नहीं हो, इसके बाद भी चुनाव करना पड़ता है। अगर कोई नाई का लड़का है, उसे बाल काटना नहीं आता है, फिर भी वह नाई बनेगा ही बनेगा, क्योंकि उसके बाप दादा ने किया है, तो पेशा वही चुनाव करना पड़ेगा उसको। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से संयुक्त है। भारत में बेरोजगारी का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? जाति प्रथा। जाति प्रथा और श्रम विभाजन दोनों ही समाज को गंदा करने वाला पॉइंट है। ये दोनों, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से संयुक्त है। हालांकि आप लोग जानते हैं जाति प्रथा में तो दोष है ही। जाति प्रथा मतलब कि जाति के आधार पर जो समाज में भेदभाव किए जाते हैं, ये तो बहुत ही गंदा था और बहुत ही दोषों से युक्त था। आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न की इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह बहुत लोगों से निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशतावश करते हैं। मान लीजिए कि जिस काम में हमारा मन ही ना लगे और कोई कहे कि यही तुमको काम करना है, तो फिर हम कहाँ से कर पाएंगे उस काम को? अगर आपको किसी काम में रुचि ना हो, आपका मन नहीं लग रहा हो, तो फिर आप वो काम तो कर नहीं पाएंगे, तो फिर उस काम में कमी आ जाएगी, आपके टैलेंट में कमी आएगा। फिर तो समाज में जितनी डिमांड है उस काम की, आप नहीं कर पाइएगा। आपको 10 घंटा काम करना है, आप 2 घंटा कीजिएगा, क्योंकि आपको उसमें रुचि नहीं है। और यही आगे चल के भूखमरी का कारण बनता है, बेरोजगारी का कारण बनता है। आगे हम लोग देख लेते हैं। ऐसी परिस्थितियों में संभवतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। टालू काम मतलब कि अब हमारा काम में मन नहीं लग रहा है तो हम उस काम को टालबे न करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम टालेंगे, छोड़ो बाद में किया जाए, क्योंकि मन तो लग नहीं रहा है वो काम करने में। अगर किसी काम में आपका मन लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा उस काम को कीजिएगा, लेकिन अगर उस काम में आपको मन नहीं लग रहा है तो आप उस काम को टाल दीजिएगा। तो वह टालू काम को बढ़ावा देता है, प्रेरित करता है और कम काम करने के लिए प्रेरित करता है। अगर मन नहीं लग रहा है, 4 घंटे का काम है तो हम 4 घंटा नहीं करेंगे, 1 ही घंटा करेंगे, क्योंकि मन नहीं लग रहा है तो कैसे करेंगे हम लोग। अब देखिए, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। आर्थिक पहलू से मतलब पैसे के हिसाब से भी देखा जाए तो जो जाति प्रथा है वो एक हानिकारक प्रथा है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भातृत्व पर आधारित होगा। लेखक का कहना है कि जो आदर्श जो समाज है ना, उसकी स्थापना कैसे होगी? जो आदर्श समाज का मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत ही अच्छा समाज। तो अच्छे समाज की स्थापना कैसे होगी? उसमें भाईचारे लाना पड़ेगा, भाईचारे के हिसाब से काम करना पड़ेगा, सबको स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, सबको समता का अधिकार दिया जाएगा। स्वतंत्रता मतलब कि अभिव्यक्ति की आजादी सबको चाहिए, क्योंकि अगर वो चाहता है कि हम इस काम को करेंगे, इसमें हमारा टैलेंट है, हम इस काम को कर सकते हैं, तो उसे इस बात की आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। इसके बाद समता, सबको बराबर का हक दिया जाना चाहिए, सबको बराबर का अधिकार चाहिए, उसे बोलते हैं समता का अधिकार चाहिए। और भातृत्व, भाईचारे,
भाईचारे का अधिकार होना चाहिए, तब जाके आज के युग में एक आदर्श समाज की स्थापना होगी। भातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? आज के युग में अगर भाईचारा की बात की जाए तो किसी को इसमें क्या आपत्ति है? लेखक ये पूछ रहे हैं कि आज के युग में किसी को भाईचारे से कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं, भाईचारे से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आदर्श समाज में गतिशीलता होनी चाहिए कि वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके, समाज में गतिशीलता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद वांछित परिवर्तन, मतलब वांछित का मतलब होता है आवश्यक। समाज में आवश्यक परिवर्तन होते रहने चाहिए, जरूरी नहीं है कि हमारे जो बाप दादा करते आ रहे हैं हम भी वही करें। समाज में कुछ परिवर्तन भी जरूरी होते हैं और समय समय से परिवर्तन होने ही चाहिए। दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारों का यही वास्तविक रूप है। जो भाईचारा है दूध पानी के मिश्रण की तरह हो जाना चाहिए। बाबा साहब ये कहते हैं कि जैसे दूध में पानी मिल जाता है तो पता नहीं चलता है कि कितना दूध है और कितना पानी है, उसी तरह भाईचारा भी घुल जाना चाहिए इंसानों में। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, और खास करके इसी को लोकतंत्र हमारे देश में कहा जाता है, क्योंकि सबको समता का अधिकार मिलता है, सबको बराबर का हक मिलता है, और इसे लोकतंत्र कहा गया है। मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। जो सामूहिक दिनचर्या है, रीति रिवाज है अपना समाज में, वो क्या है? एक मतलब दिनचर्या रोज का आदान प्रदान, एक दूसरे से लगाव रखना ही समाज कहलाता है। उसी से एक आदर्श समाज की स्थापना होती है, ताकि हम लोग एक दूसरे से लगाव रखें, हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़े रहें। और वही अपने जो लेखक हैं बाबा साहब ये कहना चाहते हैं। और श्रद्धा व सम्मान का भाव होना चाहिए, सभी इंसानों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव होना चाहिए। ठीक है, तब जाके एक आदर्श समाज की स्थापना होगी। तो ये आज का चैप्टर रहा है। अब आप लोग बताइए कि इस चैप्टर में कहां आप लोगों को डाउट है? जाति प्रथा और श्रम विभाजन के आधार पर ये चैप्टर लिखा गया था और उनका ही एक भाषण था, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, और इसी का ये कुछ अंश था। हमें नहीं लगता कि आप लोगों को कोई डाउट बचा होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस चैप्टर का जो अगला वीडियो बनेगा उसमें हम लोग इसके टोटल क्वेश्चन आंसर कराएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी स्पेशली हम लोग तैयार कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आ जाएंगे हम लोग, और इसके बाद क्वेश्चन आंसर का भी एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। तो हमें नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और इस चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, पढ़ने में आसानी हो रहा है तो थैंक यू। अब हम लेते हैं आप सबसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।